Jadi saya memutuskan ke Malaysia untuk membantu ekonomi keluarga saya. ऑनेस्टली तो बहुत ज़्यादा अजीब फील होता था कि मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। रेफ्यूजी तो रेफ्यूजी होता है मैम। रेफ्यूजी तो ये खुद खुशी खुशी नहीं आई है। क्योंकि 2012 में एक हादसा हो गया था हमारा देश में। फिर और ये हमारा रोहिंग्या और ये बुद्धिस्ट के बीच में बहुत लड़ाई हो गई। उसके बाद ये हमारा रोहिंग्या लोग को मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, ये सब घर को जलाना शुरू कर दिया। मैं 2014 में म्यांमार को छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा हस्बैंड म्यांमार से इंडिया आ गई थी। इसलिए मेरे को ये 3 बच्चे को लेकर बहुत परेशानी हो रही थी म्यांमार में। हम दोनों वहाँ पे काम करती थी म्यांमार में। मेरा नाम ओमालिन है, मैं म्यांमार से हूँ। मेरा एज 38 है। मैं अभी विकासपुरी दिल्ली में रह रही हूँ। क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, क्योंकि मेरा तीनों भी लड़की है, छोटी छोटी है, और कि मेरे को वहाँ पे लैंग्वेज भी मालूम नहीं था। और ये मेरे बच्चे को ये लोग क्या कर देगा, मेरे को क्या कर देगा, मेरे को यही डर था। ये लोग कुछ भी कर सकती थी। हमारा साथ कोई था, हमें एजेंट लेने वाला आई थी। उन्होंने हमें 3 पार्ट कर दिया था। मेरा एक छोटी वाली बच्चा था मेरे साथ 1.5 साल का, उनको हम दोनों को अलग कर दिया। और मेरा और 2 बेटी है, वो दोनों को अलग कर दिया था। जो बस से हम उतर के ही हम दोनों को अलग कर दिया। तो क्योंकि वहाँ से हमें कोई थोड़ा दिक्कत है बोला, ऐसे बोलकर। और फिर हमें एक विलेज से अंदर से कहीं दूर लेकर गया। ले जाने के बाद मेरे को एक रूम में बंद कर दिया। वही रूम में मैं रोने शुरू कर दिया था, क्योंकि छोटा वाला बच्चा भी बहुत रो रहे, एकदम अंधेरे था वहाँ पे। दो घंटे के बाद 2-3 घंटा हो गए, फिर ये दोनों को भी मेरा साथ में वो बंद कर दिया। फिर हमें इसका पापा लेने गई थी कलकत्ता में, उधर से फ़ोन आ गया। फिर ट्रेन में पहुंचने के बाद और ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बैठ के ट्रेन में शायद 2 दिन या 3 दिन तक चलना पड़ा। फिर हम सीधा दिल्ली स्टेशन में पहुंच गई। ये फीलिंग कभी भी अच्छी नहीं होती जब आप अपनी जगह से दूसरी जगह जाए। क्यों रिलेटिव से, आप अपने घर से, आप अपने एरिया से ऐसी जगह पे जाते हैं जहां आपके लिए बहुत न्यू होता है। मेरा नाम जमाइमा अफरीदी है। मैं ज़िला खैबर लंडी कोतल से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। आई एम ऑल्सो अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, और उसके साथ साथ वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी हूँ। टू 2012 में जो तालिबान थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे थे। वो हर जगह पे बम ब्लास्ट करते थे, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो स्कूल हो। और उन स्कूलों में एक हमारा स्कूल भी टारगेटेड था, बाचा खान स्कूल।
और वो ख़ास तौर पे इसलिए भी टारगेटेड था क्योंकि वो को एजुकेशन स्कूल था, वहाँ पे ख़वातीन और जो मर्द थे वो दोनों पढ़ते थे। तो जो पहली बार बम ब्लास्ट हुआ था वो तो बहुत माइल्ड था, लेकिन फिर दूसरा जो बम ब्लास्ट हुआ वो ऐसा हुआ कि बिल्कुल हमारा जो स्कूल था वो बिल्कुल तबाह हो गया था। एक ही वो ब्लैक बोर्ड है जो हमें याद आता है कि ये हमारा स्कूल है। तो इस वजह से हमें मूव करना पड़ा पेशावर। हमने एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किया है। आई एम बिकमिंग अ लिटिल बिट इमोशनल क्योंकि वो सारी जो ट्रॉमास है वो so sorry. Saya cita-cita saya itu sebagai lecturer. Meskipun saya ada tawaran di salah satu college di Indonesia, tetapi keluarga saya tidak mampu untuk tanggung kos transport, makan, seperti itu. Jadi saya memutuskan ke Malaysia untuk membantu ekonomi keluarga saya. Perasaan saya sangat takut sebenarnya ya, karena ini pertama kali saya keluar dari rumah dan luar negeri. Ya, nama saya Nasrika, saya berumur 44 tahun. Saya berasal dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Saya berangkat ke Malaysia tahun 1997. Saya sebagai pekerja rumah tangga. Saya masih jadi membantu International Domestic Workers Federation sebagai field facilitator. Saya di majikan pertama itu bekerja 2 tahun, langsung saya tak dapat cuti, dan majikan itu selalu melarang saya berhubung dengan orang luar. Dulu saya ada pernah berkomunikasi dengan PRT, pekerja rumah tangga tetangga sebelah kayak gitu. Mereka itu kayak tak cukup makan, tak cukup kebutuhan macam itu. Kita berhubungnya itu menggunakan surat. Jadi surat kayak kita waktu buang sampah macam itu, kita macam ada satu tempat untuk meletak surat tersebut. Pada masa itu karena dia mengadu macam tak cukup makan, jadi saya ada bagi makanan lah ke dia. Itu saja yang waktu itu saya terpikir ya. मैं और मेरी बहन सिर्फ पेशावर गए थे स्टडी कंटिन्यू करने के लिए। ऑनेस्टली तो बहुत ज़्यादा अजीब फील होता था कि मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। आपको आँख जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि हम गांव के लोग थे, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था। आपको पब्लिकली लोग हैरेस कर रहे हैं और फिर भी आपको चुप किया जाता है। लेकिन ऑल इन ऑल हमारे जो जहन में था वो यही था कि एक बेटर फ्यूचर ज़रूर आएगा। उसमें वो बेटर फ्यूचर सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा, हमारे इलाके की जो और ख़वातीन हैं उनके लिए भी ज़रूर होगा। लॉ मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पता चले कि फ़ीमेल के लिए कौन कौन से राइट है और हम कौन कौन तरीक़ों से फ़ीमेल को वो राइट इंश्योर करा सकते हैं। जर्नलिज़म और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग स्टार्ट की ताकि जो हमारे यहाँ की इशू है वो हाईलाइट हो।
दैट्स वाई मेरा जो जर्नलिज़म का सफ़र है वो ऐसे स्टार्ट हुआ। Tahun 2014, dan situ saya mulai berkumpul dengan berbagai pekerja migran Indonesia, dan kita bermulai dari pertemuan-pertemuan itu kita memutuskan membentuk satu organisasi untuk objektif Pertimik, yaitu untuk mendapatkan kerja layak bagi pekerja rumah tangga mereka supaya dilindungi oleh undang-undang ya, baik yang karena sering menerima aduan dari teman-teman pekerja migran, mereka yang tidak digaji, yang dipukul, tak cukup makan, dan banyak aduan ya. Saya tidak memberitahukan bahwa majikan di Malaysia itu semuanya tak bagus ya. Ada sebagian majikan yang bagus, tetapi itu kayak sistemnya itu berjudi ya, dalam kayak nasib-nasiban kayak gitu. Ya tergantung nasib, karena tidak ada aturan kan. Hak-hak kita seperti itu. Dari mengorganisir tersebut kita membuat capacity building. Bergerak ya, masih baru memulai. Tetapi saya sudah melihat bahwa teman-teman pekerja rumah tangga itu sudah ada mulai confidence, mengakui, dan mereka bisa speak up. Sebagai pekerja rumah tangga, kita perlu hari libur, kita perlu akses untuk berkomunikasi, memegang handphone. Jangan malu, jangan merasa rendah diri gitu. तो रेफ्यूजी होता है मैम। रेफ्यूजी तो ये खुद खुशी नहीं आई है। सब लोग तो रेफ्यूजी मुश्किल में आई है, कुछ ना कुछ वो लोग के साथ हादसा हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे आना पड़ा। तब से लेकर विकासपुरी में अभी तक यही घर पे ही रह रही हूँ, यहीं पे ही हूँ विकासपुरी में। तो पहले तो बहुत मुश्किल हुआ था, क्योंकि 3 बच्चे को लेकर आई है। हमें यहाँ पे एक छोटा 2 रूम में रह रही है, खाना भी वही बनाना होता है। हमें यहाँ पे भी ये लगा था कि हम लैंग्वेज भी नहीं पता, ये बच्चे के हम स्कूल कैसे डालेंगे, कैसे जिएंगे। फिर यहाँ आई, यहाँ में मेरे को हिंदी नहीं पता। मैं इंडिया में आके ये बॉस को जो है वो ऑफिस में अभी वहीं पे ही काम कर रही हूँ। यहाँ पे आके तो पहले तो दिक्कत थी, बाद में तो हम थोड़ा कुछ मेरे को जॉब मिल गया, बॉस को मैं काम कर रही हूँ। और अभी ये बच्चे लोग को भी बाद में ये स्कूल में डाल दिया, तो बच्चे का भी पढ़ाई अच्छा चल रहा है और मेरा भी कुछ ये काम चल रहा है। हस्बैंड का भी थोड़ा काम से अभी तो थोड़ा पहले से बहुत अच्छे हो रहा है। बच्चे भी थोड़ा अब अच्छा महसूस कर रहा है। Saya orang Jawa tapi dia tidak bisa bahasa Jawa, dia lebih ke Melayu karena kawan-kawannya semua Melayu. Buat macam garing punya. Saya dilahirkan di Indonesia, masih ada ya mimpi untuk pulang ke Indonesia untuk masa-masa tua nanti bisa, karena rumah saya dekat dengan sawah jadi sangat asri. Bisa menikmati pemandangan alami kayak gitu.
Saya sekarang malah merasa Malaysia ini rumah saya, karena hampir lebih dari separuh umur saya di Malaysia. Makanannya pun lebih apa ya, sekarang lebih merasa bahwa makanan di Malaysia itu sudah menjadi kesukaan saya gitu, meskipun sesekali saya masih teringat makanan di kampung kayak gitu. अभी दोबारा क्या हो गया फिर ये न्यूज़ में तो कि हमारा रोहिंग्या के बारे में बहुत न्यूज़ में आ गई, बोला कि ये रोहिंग्या यहाँ पे नहीं रह सकती, ये रोहिंग्या को हम एक बक्करवाला में कुछ सेटल करेंगे और उसमें पुलिस सिक्योरिटी के साथ ऐसे ऐसे कुछ न्यूज़ आ गई थी। यहाँ पे आके रात को ही FRRO ने 8 फैमिली को उठा के लेकर गई थी रात को 11 बजे। यही माइंड में सेट है कि क्योंकि हम रोहिंग्या है इसीलिए हमारा स्टेटलेस है, कुछ भी नहीं है। ये बच्चे को बस यही डर है कि हमें ना उठा के ले जाए, क्योंकि अभी भी हमारा बहुत सारे लोग डिटेंशन में हैं। इसीलिए इंडिया में रहना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा सब बेटी का अलग अलग ड्रीम है। मेरी बड़ी वाली बनना चाहती है मेडिकल का कुछ पढूं, वो डॉक्टर बने, यही है। और बीच वाली का भी कुछ ड्रीम है, तीनों का अलग अलग ड्रीम है। हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, और क्योंकि हमने म्यांमार भी छोड़ दिया, जितना हमें कर सकती है बच्चे को ही करना है। हम अभी तो यही सोच है, क्योंकि हम जितना मेहनत करके थोड़ा पैसा कमाएंगे वो पैसा बच्चे में खर्च करेंगे, बच्चे का फ्यूचर ही अच्छा करना है, यही प्लान है। मेरा जो काम होता है वो फ़ीमेल पे भी होता है, माइनॉरिटी पे भी है, और ख़ास तौर पे जो रेफ्यूजीज़ हैं उन पे भी है। तालिबान जो गवर्नमेंट आया है उसके बाद फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा हर्डल्स पेश हो रही है, चाहे वो मूवमेंट में हो, चाहे वो एजुकेशन हासिल करने में हो, चाहे वो जॉब करने में हो, चाहे वो मीडिया में आने में हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके साथ मैं भी रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि जो तालिबान जो दौर है वो यहाँ पे भी गुज़रा है। तो इसी वजह से ज़्यादा फ़ीमेल अगर वो अफोर्ड कर सकती थी तो वो वेस्ट पे चली गई है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाती थी तो वो पाकिस्तान आ जाती थी, ताकि उनके जो बेसिक राइट्स हैं एटलीस्ट उनको वो यहाँ पे मिले। और इसलिए मेरा काम मैं उनके भी इंटरव्यू करती हूँ ताकि मैं उनके स्ट्रगल्स को भी हाईलाइट कर सकूँ। मेरे फ्यूचर प्लान से ही है कि मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाऊँ जिसमें जो ख़वातीन होंगे वो मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से होंगे, मुख्तलिफ़ ग्रुप से होंगे, क्रिश्चियन, हिंदू उसमें से मुस्लिम्स। पहले ट्रेन होगी कि हाउ टू मेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। आई थिंक नेटवर्किंग वैसे भी फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आई बिलीव इन वी, नॉट आई।